हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत कुमार। आज से कक्षा 10th के मैथ में अध्याय 6 जो हमारा त्रिभुज है, ट्रायंगल्स, उसे प्रारंभ करना हूँ। तो देखते हैं। सीधा सा कहें तो तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। ने कहा तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता है। यदि इसमें देखें त्रिभुज में तीन भुजा हमने कहा, तो एक भुजा हमने मान लिया ए बी, एक है हमारा ए सी और तीसरा हो गया बी सी। तो इस प्रकार इसमें हम कहें तीन भुजाएं हैं। भुजा है तीन, कौन कौन? एक हुआ ए बी, दूसरा भुजा है बी सी और तीसरा भुजा है ए सी। इसी प्रकार यदि हम त्रिभुज में बात करें कोण की, तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब दो रेखा का एक शीर्ष किसी एक बिंदु पर मिलता है तो उसके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हमें मिलता है एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पर और एक ये, अर्थात इसमें तीन कोण होते हैं। तीन कोण कौन कौन है? एंगल ए है, एक एंगल बी है और एक एंगल सी है। आप यदि इसका नाम लेना चाहें तो एंगल ए को आप कह सकते हैं, हम जिस भी एंगल का नाम लेते हैं उसको हमेशा मध्य में रखते हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं बी ए सी। इसी को हम कह सकते हैं एंगल बी ए सी, या इसी को आप कह सकते हो सी ए बी, सी ए बी। ठीक इसी प्रकार यदि हम एंगल बी का नाम लेना चाहें तो इसे हम कह सकते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी, या इसी को आप कह सकते हो सी बी ए, सी बी ए। ठीक इसी प्रकार एंगल सी को आप कह सकते हैं ए सी बी या सी बी ए, ए सी बी या बी सी ए। यदि आप इसमें शीर्ष की बात करो तो शीर्ष हम कहते हैं जहाँ पे दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो ये रेखा और ये रेखा इस बिंदु पर मिल रही है, तो इस बिंदु को हम कहेंगे इन रेखाओं का शीर्ष है। जैसे कि एक रेखा में दो शीर्ष होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। यदि हम रेखाखंड की बात करें तो उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे हम देखें तो एक शीर्ष ये रहा, एक यहाँ हुआ और एक ये रहा, अर्थात तीन शीर्ष भी होते हैं। एक हुआ ए, दूसरा बी तथा तीसरा है सी। अब हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भुजा के आधार पर यदि हम कहें तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब भुजा, अर्थात वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जितना होगा इस त्रिभुज में इस भुजा का मान उतना ही होना चाहिए इसका लंबाई और उतना ही होना चाहिए इसकी लंबाई, ए बी सी। हम यदि इसी में कहें तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का योग, अर्थात एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को यदि हम जोड़ दें तो तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री।
तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई बराबर होती है, अर्थात जितना होगा ए बी का मान उतना ही होगा बी सी का मान और उतना ही होगा ए सी का मान। और इसके साथ साथ इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, जितना होता है एंगल ए उतना ही होगा एंगल बी, उतना ही होगा एंगल सी, और तीनों का मान होगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों को मिलाकर के होता है 180। दूसरा समझते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। इधर कर लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज, ट्रायंगल्स। मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा समान हो, अर्थात यदि हम मान लें ए बी सी, जिसमें यदि ए बी है ए सी के बराबर, यदि इन दोनों की लंबाई यदि समान है, ए बी की लंबाई ए सी की लंबाई के बराबर है, या ए बी की लंबाई बी सी के बराबर हो, तो यदि किसी भी त्रिभुज में कोई भी दो भुजा यदि बराबर होता है तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं कि यदि ए बी के बराबर हम लेते हैं ए सी को, तो उस स्थिति में ए बी का आधार और ए सी का आधार दोनों का जो कोण होगा यह भी बराबर होगा, अर्थात एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं हो, मतलब इसमें कोई भी भुजा जो होगी वह बराबर नहीं होगी, अर्थात न तो ए बी बी सी के बराबर होगा और न ही ए सी के बराबर होगा, अर्थात कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार के त्रिभुज को कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर पहला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। इसमें हम कहें तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो। समकोण कहने का अर्थ है कि कोई एक ठो एंगल जो होगा वह होना चाहिए 90 डिग्री का, कोई भी एक एंगल, ठीक है। तो इस प्रकार के जो त्रिभुज बनेंगे इसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। और मान लीजिए कि यदि हम इस एंगल को ले लें, इस एंगल के आधार पर यदि कहें तो ये होगा हमारा आधार, और ये इस एंगल के सामने वाला ये जो भुजा है इसको हम कहेंगे लंब। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा, अर्थात AC का स्क्वायर, वह शेष दो भुजा के अर्थात AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यह है कथन पाइथागोरस का। पाइथागोरस जो आपको टेंथ में ही आगे इस सूत्र को प्रूफ भी करना है। ये पाइथागोरस का एक प्रमेय भी है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। दूसरा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसमें हम कहें तो वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण मतलब कोई भी इसका एंगल जो हो वह 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, अर्थात कोई भी इसमें एंगल ले लीजिए आप, ए लो या बी लो या सी,
एंगल ए जो होगा यह भी होगा 90 डिग्री से छोटा, एंगल बी जो होगा वह भी होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा, और एंगल सी जो होगा, एंगल सी यह भी होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा। तो इस प्रकार के जो त्रिभुज होंगे इसको हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसमें हम कहें तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो होना चाहिए, कोई एक एंगल वह 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखें ए बी सी, सपोज दैट, तो 90 डिग्री इसके सीधा वाला जो होता यह होता 90, लेकिन यदि हम पूरा को देखें तो यह 90 से ज़्यादा है। अर्थात इस प्रकार के जो ट्रायंगल होंगे उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो अभी हमने समझा त्रिभुज के बारे में। अब समझते हैं हम अपने अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में हमारा पहला टॉपिक है समरूप आकृतियाँ, किंतु हम उस टॉपिक से पहले हम समझना चाहेंगे सर्वांग समता। सर्वांग समता, सर्वांग सम, सर्वांग सम इसमें होता है कि जैसे कि वैसी दो आकृति को आप ले लो जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक दें, उन आकृतियों को हम कहेंगे सर्वांग सम आकृति है। जैसे आप करो कि अपने नोटबुक या बुक के दो पृष्ठों को उलटिए, उसको निकालिए और दोनों पृष्ठ को आप एक साथ करके आप देखिएगा तो पीछे से, यदि इस प्रकार से आपने पृष्ठ को रख दिया तो पीछे से जब इधर साइड से देखोगे तो पीछे वाला पिछला पृष्ठ नहीं दिखाई देगा, और जब आप पीछे से देखोगे तो अगला पृष्ठ नहीं दिखाई देगा। जैसे कि हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने आपके बुक का ही दो पृष्ठ को ले लिया। सपोज दैट, मान लीजिए कि हमने दो पृष्ठ को लिया है, एक हमने इसको ले लिया और एक हमने इसे ले रहे हैं। यदि इनको एक साथ ले लें, यदि आप आगे से देखोगे तो आपको पीछे की इस पृष्ठ को यदि आप देखो आगे से तो पीछे का पृष्ठ आपको दिखाई नहीं देगा, और जब आप इधर से देखोगे तो इधर का दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार की जो आकृति होगी वह सदैव सर्वांगसम आकृति होती है। नाम में ही है सर्व, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब, इसको यदि संधि विच्छेद करें तो हमें मिल जाएगा सर्व अंग सम, अर्थात सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भाग या हिस्सा, और सम मतलब होता है समान। अर्थात, और यदि हम आकृति लगा दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वांगसम आकृति का अर्थ हो जाएगा कि सभी हिस्सा समान वाली आकृति। तो वैसी या सभी हिस्सा उसका बराबर होना चाहिए। तो आपने अभी देखा कि यदि हमने बुक के दो पृष्ठ को एक साथ लेते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों पृष्ठ एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहा है, और यदि आप देखोगे तो आपको दिखाई भी देगा वो, यदि आप उसे माप करके देखो तो सभी रूप से दोनों पृष्ठ बराबर ही होंगे। तो वैसी आकृति जिसमें दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा यदि ढक रहा है तो उसे हम कहते हैं सर्वांगसम आकृति। ओके, जैसे कि आपने अभी देखा पृष्ठ के हमने दो पेज को लिया, उसी प्रकार यदि हम समान त्रिज्या को लेकर के किसी हम सर्किल का निर्माण करें, मतलब मान लीजिए कि इसको हमने r रेडियस लिया और इस पर एक सर्किल का निर्माण करें, और इतना ही लंबाई को लेकर के हम यदि दूसरे सर्किल का निर्माण करें तो ये दोनों जो आकृति होगी वह सर्वांगसम होगी यदि इसकी त्रिज्या की लंबाई बराबर हो। इतना ही नहीं, यदि आप कोई भी समबाहुभुज को ले ले, समबाहुभुज का मतलब है कि वैसा बहुभुज जिसकी में सभी भुजाओं की जो लंबाई होगी वह बराबर हो। समबाहुभुज में आप त्रिभुज को भी ले सकते हैं, समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, या आप वर्ग को ले लीजिए, या सम पंचभुज ले लीजिए, सम षटभुज ले लीजिए। तो इन सभी बहुभुज को यदि हम ले लें, किसी भी समबाहुभुज को, और यदि उसके भुजाओं की संख्या समान हो तो वे जो आकृति होगी, जैसे कि हम एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे ले रहे हैं, मान के चलो कि इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार यदि हम दूसरे ट्रायंगल को भी ले लें और इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी यदि 5 सेंटीमीटर है,
इसका नाम मान लेते हैं हम ABC और इसका नाम मान लेते हैं PQR। तो इसकी लंबाई को यदि हम देखें तो इसके तीनों भुजा जो है सो समान है। तो इस प्रकार की जो आकृति होगी इसको हम कहेंगे सर्वांग सम है ये दोनों। अर्थात यदि आप इसे सूचित करना चाहो तो लिखोगे ट्रायंगल ABC और ये सिंबल होता है सर्वांग सम का। ठीक है, सर्वांग सम ट्रायंगल PQR। तो यदि हम सर्वांगसम आकृति में यदि हम बात करें तो क्या क्या होते हैं इस बात को समझ लेते हैं। यदि कोई भी सर्वांगसम आकृति को लिया जाए तो उसमें भुजाओं की संख्या बराबर होगी। अर्थात जितना होगा AB की लंबाई, यहाँ से यदि हम देखें सर्वांगसम को जब हम शो कर रहे हैं तो जितना होगा AB की लंबाई उतना ही होगा PQ की लंबाई। ठीक है, जितना होगा BC की लंबाई उतना ही होगा QR की लंबाई। ठीक उसी प्रकार जितनी लंबाई होगी AC की उतना ही लंबाई होगा PR का। AC की लंबाई भी PR की लंबाई के बराबर होगी। इसके साथ साथ इसका एंगल A इसके एंगल P के बराबर होगा, पहला के बराबर पहला। इसका एंगल B दूसरा, इसका दूसरा एंगल Q के बराबर होगा। और ठीक उसी प्रकार इसमें का एंगल C उसके एंगल R के बराबर होगा। तो इस प्रकार की जो आकृति मतलब कोई भी सर्वांगसम आकृति लें तो हम कह सकते हैं उसकी संगत सभी भुजाएं समान होती है तथा संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आप सर्वांगसम को समझ सकते हैं। समरूप आकृतियाँ। समरूप, सम मतलब समान, रूप मतलब रूप या वेशभूषा, आकृति मतलब आकृति, मतलब वे सभी आकृतियाँ जो देखने में एक समान आपको दिख रहा है वह सब के सब समरूप कहलाता है। जैसे आप यदि किसी सर्किल को ले लो, बड़ा सा लो या छोटा सा, देखने में तो आपको एक समान ही दिखता है, अर्थात ये समरूप है। हाँ, यदि इनकी त्रिज्या बराबर हो, जितना है इसकी त्रिज्या यदि उतना ही त्रिज्या यदि इसकी हो तो इस स्थिति में इसको हम कहेंगे सर्वांगसम। तो ये हो जाएगा सर्वांगसम, ये हो गया सर्वांगसम। और इसको देखें तो ये हो गया समरूप। अब यदि ध्यान से देखिए तो क्या ये इसके समान नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, ये भी तो समान दिख रहा है। अर्थात जो सर्वांगसम होता है वह समरूप भी होता है। प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप होती है। ठीक है, प्रत्येक कोई भी सर्वांगसम आकृति को ले लेंगे तो वह समरूप भी होगा, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता है। यदि आप देखें तो सिंबल भी सर्वांगसम के लिए यदि हम बात करेंगे तो सर्वांगसम के ये सिंबल होते हैं और समरूप का ये सिंबल है, जबकि सर्वांगसम का ये सिंबल है। तो यदि आप ध्यान से देखो तो जो समरूप में जो सिंबल है वह सर्वांगसम में भी है, अर्थात जो सर्वांगसम है वह समरूप भी है। ठीक है, और चूंकि ये बराबर भी होता है इसलिए बराबर भी हम सिंबल दिए हैं। ठीक है, तो ये समरूप भी है और बराबर भी है, दोनों में देखिए दोनों में सेम सिंबल लगा हुआ है, इसलिए यह बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हम समझते हैं अगला, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हम समबहुभुज को ले लें। समबहुभुज मतलब कि आप समबाहु त्रिभुज को ले लो, या आप एक वर्ग को ले लो, या आप एक पेंटागोनल ले लो पंचभुज, या आप कोई हेक्सागोनल ले लो। तो यदि यह इसकी सभी भुजाएं यदि बराबर हो, हम इसे दर्शा रहे हैं कि इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। अर्थात ये यदि 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये यदि 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये यदि 1 है तो ये भी 1, 1। ठीक है, उसी प्रकार यदि मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2, 2, 2। यदि इस टाइप का हो, समबहुभुज की हम बात कर रहे हैं, तो यदि हम किसी दूसरे समबहुभुज अर्थात वह भी यदि पेंटागोनल ही हो, इससे हम यदि बड़ा भी ले लें
और यदि इसकी भुजा की संख्या इसमें भी यदि बराबर है, मान लीजिए कि इसमें 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, यदि देखोगे तो दोनों एक बराबर ही दिखेगा यदि इसके भुजाओं की संख्या भी बराबर हो और इसके भुजाओं की संख्या भी बराबर हो। ठीक है, तो इस स्थिति में इसको हम कहेंगे ये दोनों समरूप आकृति है। उसी प्रकार यदि हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में यदि हम भुजा की लंबाई को भी यदि बढ़ा दें तो वर्ग की सभी भुजाएं तो बराबर ही होती है, अर्थात वह छोटा सा वर्ग हो या एक बड़ा सा वर्ग हो, यह भी समरूप है। उसी प्रकार यदि हम समबाहु त्रिभुज को भी ले लें तो एक बड़ा छोटा समबाहु त्रिभुज लीजिए या एक बड़ा सा समबाहु त्रिभुज लीजिए, यह दोनों आपको एक समान ही दिखेंगे, दोनों का रूप जो होगा वह एक समान ही होगा। तो इस प्रकार की आकृति को हम कहते हैं समरूप आकृति। अब हम समझते हैं कि समरूप आकृति में होता क्या है। यदि हम किसी समरूप आकृति, मान लीजिए कि हम एक ट्रायंगल ही ले लें, मान लीजिए कि हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया जिसकी लंबाई है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और यदि हम कोई दूसरा हम यदि ले रहे हैं समबाहु त्रिभुज ही जिसमें मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि मान लीजिए यह है लंबाई ए बी सी और इसको हम मानते हैं शीर्ष इसका पी क्यू आर। तो यदि आप दो, यदि कि ये क्या होगा, ये भी समबाहु है, ये भी समबाहु है, इसका मतलब दोनों समरूप होगा। तो समरूप यदि आकृति हो, चलिए हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, समरूप का सिंबल हमने डाल दिया। यदि ये दोनों समरूप है तो इसका मतलब है कि इसके भुजाओं का जो अनुपात होगा, याद रखिएगा हमेशा कि दो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। पहली बात है कि दोनों समरूप त्रिभुज है यदि, तो इस स्थिति में इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, अर्थात यहाँ पे हम लिख दें कि ए बी बट्टा पी क्यू, हम बात करें संगत भुजाओं तो इसमें से लेते हैं यदि ए बी तो इसमें का पी क्यू, फिर इसमें यदि हम ले रहे हैं बी सी तो इसका बेस क्यू आर, बी सी के बराबर हो जाएगा क्यू आर, और ठीक इसी प्रकार इसमें का ए सी उसमें से पी आर के बराबर होगा, तो इसे हम कहते हैं संगत भुजाएं। तो इसकी जो दो यदि त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होता है। और दूसरी बात है इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, अर्थात इसमें का एंगल ए उसके एंगल पी के बराबर होगा, ठीक इसी प्रकार इसका एंगल बी उसके एंगल क्यू के बराबर है, और इसका जो एंगल सी है वह इसके एंगल आर के बराबर होगा, अर्थात ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर भी होगा। तो आज हमने समरूप और सर्वांगसम के से संबंधित बेसिक बातों को समझा, एक जनरल सा आइडिया हमने ले लिया है। इसके बारे में हम विस्तार रूप से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस एक्सरसाइज में हमें बस इतना ही समझना था और इसके आधार पर आप इसके प्रश्नोत्तर को करके देखें। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। और यदि आपको कोई डाउट रह गया हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें ताकि समय रहते मैं उसका जवाब दे पाऊँ और उसका आप सही मायने में लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।